आज है 12 फरवरी गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुई उस ट्रेड डील की जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण बताएंगे कि कैसे ट्रंप की शर्तों ने भारत को मुश्किल में डाल दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय के उस बड़े फैसले की जिसमें फ्रांस से 114 राफेल जेट खरीदने को मंजूरी मिली है। साथ ही सुनिए बांग्लादेश चुनाव के शुरुआती रुझान, कर्नाटक में यूएपीए कानून के इस्तेमाल पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट और उत्तराखंड के उस मोहम्मद दीपक की कहानी जिसने नफरत के बीच इंसानियत की मिसाल पेश की है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने भारतीय राजनीति और व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में एलेक्स ट्रेवेई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका के साथ हाल ही में हुई ट्रेड डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक गंभीर सिरदर्द बन गई है। शुरुआत में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 फरवरी को भारतीय सामानों पर से 50% टैरिफ हटाने का ऐलान किया, तो इसे भारत की जीत माना गया। पीएम मोदी ने भी इसे शानदार बताया। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से जारी फैक्ट शीट ने पूरी तस्वीर बदल दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने टैरिफ हटाने के बदले में भारत के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। इसमें सबसे बड़ी शर्त रूस से तेल खरीदना बंद करने की है, जिसे अब तक भारत सरकार ने खुलकर स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा भारत को अमेरिका से दालें और सोयाबीन तेल आयात करना होगा। इस खबर के बाद भारतीय किसान नाराज हैं। उन्हें डर है कि अमेरिकी आयात उनकी आजीविका छीन लेगा। विपक्ष इसे भारत का सरेंडर बता रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ट्रंप ने टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है, लेकिन इसके बदले भारत को जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा है। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार संजय बारू ने द इंडियन एक्सप्रेस में एक तीखी टिप्पणी लिखी है। उनका कहना है कि मोदी सरकार इस डील को लेकर पारदर्शिता नहीं बरत रही है। बारू याद दिलाते हैं कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था, तो उन्होंने संसद में हर बात साफ की थी। लेकिन मौजूदा सरकार इसे छिपा रही है। बारू लिखते हैं कि कुछ लोग इसे मोदी की चाणक्य नीति बता रहे हैं, लेकिन असल में ये चाणक्य नीति के भेष में किया गया समर्पण है। बारू का कहना है कि ट्रंप ने भारत को आईना दिखा दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यह डील तभी मान्य है जब भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर बड़ा हमला है। बारू सवाल उठाते हैं कि क्या अब भारत की विदेश नीति वाशिंगटन से तय होगी? क्या कल को अगर खाड़ी देशों में युद्ध होता है तो अमेरिका भारत पर और शर्तें थोपेगा? उनका मानना है कि सरकार को अपनी विश्वगुरु वाली छवि बचाने के बजाय संसद में सच बोलना चाहिए कि हम आर्थिक रूप से कहाँ खड़े हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय को डोनाल्ड ट्रंप के एक पुराने वीडियो पर सफाई देनी पड़ी है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रंप कथित तौर पर कह रहे हैं कि वह मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहते। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से इस पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि चाहे वीडियो सच हो या झूठ, सरकार उस पर उचित कार्रवाई करेगी। ये टिप्पणी ट्रंप ने पिछले साल अक्टूबर में की थी, जब उन्होंने कहा था कि मोदी उनके दोस्त हैं, लेकिन साथ ही धमकी भरे लहजे में ये भी जोड़ा था कि वो मोदी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। द वाया में अजय आशीर्वाद महाप्रशस्त लिखते हैं कि पिछले 4 हफ्ते मोदी सरकार की मस्कुलर नेशनलिज्म वाली छवि के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं। पहले एप्स्टीन फाइल्स में मंत्री हरदीप पुरी का नाम आना, फिर जनरल नरवणे की किताब में गलवान पर खुलासे, और अब ट्रंप के साथ ये कमजोर डील। विश्लेषकों का मानना है कि इन घटनाओं ने सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। ट्रेड डील और नई नीतियों के विरोध में गुरुवार को बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ट्रेड यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में करीब 30 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसका सबसे ज़्यादा असर दिखा। किसान संगठनों ने कहा कि अमेरिका से आने वाली सस्ती दालें और फल भारतीय किसानों को बर्बाद कर देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष राजन क्षीरसागर ने बताया कि कश्मीर और हिमाचल के सेब उत्पादक इस डील से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वहीं बैंक कर्मचारियों ने भी हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका विरोध बैंकों के निजीकरण और नई लेबर कोड्स को लेकर है। हालांकि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में दावा किया कि यह बंद असफल रहा और जनता मोदी सरकार के साथ है। लेकिन जमीनी रिपोर्ट बताती है कि गुस्सा बढ़ रहा है।
अब एक ऐसी खबर जो दिल को छू लेने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस और आर्टिकल 14 ने उत्तराखंड के कोटद्वार की एक कहानी छापी है। 26 जनवरी को जब भीड़ एक 70 साल के बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को परेशान कर रही थी, तब 38 साल के दीपक ने उन्हें बचाया। जब भीड़ ने दीपक से उनका नाम पूछा, तो उन्होंने तपाक से कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उनका यह जवाब भीड़ के मुंह पर तमाचा था। लेकिन इसके बाद दीपक को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके जिम की मेंबरशिप घट गई और बजरंग दल के लोगों ने उन्हें धमकियां दी। दीपक कर्ज में डूबने लगे। लेकिन जैसे ही यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मदद का हाथ बढ़ाया। वकीलों के एक समूह ने दीपक के जिम की कई मेंबरशिप खरीद ली और उन्हें कानूनी मदद का भरोसा दिया। आर्टिकल 14 में दुष्यंत अरोड़ा लिखते हैं कि दीपक का जवाब भारत की उस गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा करता है जिसे नफरत की राजनीति खत्म करना चाहती है। ये लड़ाई अब दूसरे बंटवारे को रोकने की है। संसद में भी घमासान जारी है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं और विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करते हैं। उन्होंने राहुल पर आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि सरकार चाहे उन पर एफआईआर करे या जेल भेजे, वह किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। राहुल ने कहा कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीनने वाली है और वो संसद में इस सच को उजागर करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वाशिंगटन का प्रधानमंत्री मोदी पर चोकहोल्ड यानी कड़ा नियंत्रण है। पड़ोसी देश बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। रॉयटर्स के मुताबिक शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हुए पहले आम चुनाव में भारी मतदान हुआ है। शुरुआती रुझानों में बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। शेख हसीना, जो अभी भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं, ने इस चुनाव को धोखा बताया है। ये चुनाव बांग्लादेश की जेन जी यानी युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हसीना के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण रहा और शुक्रवार सुबह तक नतीजे आने की उम्मीद है। विश्लेषकों का कहना है कि एक स्थिर सरकार ही बांग्लादेश की गिरती अर्थव्यवस्था और गारमेंट इंडस्ट्री को बचा सकती है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 90 जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। ये मेक इन इंडिया के तहत अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा हो सकता है। इसके अलावा डीएस बड़ी ई ने अमेरिका से 6 P-8I समुद्री निगरानी विमान खरीदने को भी हरी झंडी दी है। सूत्रों के अनुसार राफेल में 50% उपकरण स्वदेशी होंगे। ये डील भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन ताकत को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी थी। हालांकि अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने में अभी वक्त लगेगा। आर्टिकल 14 ने कर्नाटक में पिछले 20 सालों में यूएपीए कानून के इस्तेमाल पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट बताती है कि 2005 से 2025 के बीच यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में 84% मुसलमान थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सबूतों के अभाव में बरी होने वालों की संख्या सजा पाने वालों से 5 गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट में कई ऐसे मामलों का जिक्र है जहां पुलिस ने केवल उर्दू साहित्य या पोस्टर मिलने पर लोगों को आतंकवादी बताकर जेल में डाल दिया। 10 से 15 साल जेल में बिताने के बाद जब ये लोग बरी होते हैं, तो उनका जीवन बर्बाद हो चुका होता है। एक आरोपी ने बताया कि बरी होने के बाद भी समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता और कोई उनसे शादी नहीं करना चाहता। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे कड़े कानून का इस्तेमाल एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। जातिवाद का एक शर्मनाक चेहरा ओडिशा से सामने आया है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रपाड़ा जिले में एक आंगनवाड़ी केंद्र पिछले 3 महीने से बंद है। वजह सिर्फ ये है कि वहां खाना बनाने के लिए एक दलित महिला को नियुक्त किया गया है। गांव के सवर्ण लोगों ने अपने बच्चों को आंगनवाड़ी भेजना बंद कर दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया और इसे संविधान का अपमान बताया। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद गांव वाले मानने को तैयार नहीं हैं। नियुक्त की गई महिला शर्मिष्ठा सेठी का कहना है कि उन्हें यह नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी, लेकिन अब उन्हें अछूत मानकर उनका बहिष्कार किया जा रहा है। अब नज़र डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। रूस ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है और अपने नागरिकों से सरकारी ऐप इस्तेमाल करने को कहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की आंखों की रोशनी जेल में सही इलाज न मिलने के कारण अब सिर्फ 15% बची है। वहीं अमेरिका में हुए ताज़ा सर्वे बताते हैं कि लोग अब ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन के कार्यकाल को बेहतर मान रहे हैं। और मनोरंजन जगत से खबर है कि अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद क्लासिकल संगीत में वापसी की है।
उन्होंने कोलकाता में अनुष्का शंकर के साथ एक शानदार परफॉर्मेंस दी। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हरकारा के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे नई कहानियों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप हमें यूट्यूब, स्पॉटिफाई और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, सुनते रहें हरकारा। धन्यवाद।